फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र एक बार फिर भारतीय दंड संहिता में साधारण अपवाद पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, हमने देखा कि साधारण अपवादों को साधारण अपवाद कोई कार्य कब अपराध की श्रेणी से बाहर होगा, इसको हमने कल ब्रीफ में देखा था। तो उसी को आज हम धारा 76 के रूप में धारा 76 को पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने देखा था कि साधारण अपवाद को दो भागों में बांटा था। क्षम्य प्रतिरक्षा और न्यायोचित प्रतिरक्षा। इसी में आज हम क्षम्य प्रतिरक्षा को पढ़ेंगे। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता में धारा 76 और धारा 79 में तथ्य की भूल का जिक्र किया गया है। तो हमने देखा कि भूल कितने प्रकार की होती है। भूल दो प्रकार की होती है। पहली, तथ्य की भूल, और दूसरा विधि की भूल। दोस्तों, तथ्य की भूल को तो क्षम्य बनाया गया है, लेकिन विधि की भूल को क्षम्य नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर विधि की भूल को क्षम्य कर दिया जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहता फिरेगा कि उसे उस कानून के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों, हमने देखा कि तथ्य की भूल को क्षम्य बनाया गया है, क्षम्य बनाया गया है, लेकिन विधि की भूल को क्षम्य नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों, हमने देखा तथ्य की भूल को क्षम्य बनाया गया और विधि की भूल को क्षम्य नहीं बनाया गया। तो देखते हैं धारा 76 के अंतर्गत धारा 76 धारा 76 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा बाध्य है। तो हमने देखा कोई बात अपराध नहीं है जिसे करने के लिए वह व्यक्ति विधि द्वारा बाध्य है, या तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि की भूल के कारण। तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक यह समझता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है। तो हमने देखा कि कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है, अगर वह अपने को विधि द्वारा बाध्य है या तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक, दोस्तों ध्यान रखिएगा, सद्भाव पूर्वक यह समझता है कि वो उसे करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है। तो हमने देखा कि कोई कार्य कब अपराध की श्रेणी से बाहर होगा। तो हमने देखा कि कल कोई अपराध की श्रेणी से बाहर होगा, इसको हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, तथ्य की भूल का तात्पर्य क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। दृष्टांत को समझने से पहले तथ्य की भूल का तात्पर्य थोड़ा समझ लेते हैं कि तथ्य भूल का तात्पर्य क्या है। तथ्य की भूल का तात्पर्य है कि किसी तथ्य के बारे में मस्तिष्क में भ्रम पैदा हो जाना। तो हमने देखा किसी तथ्य के बारे में मस्तिष्क में भ्रम पैदा हो जाना।
या उसकी सच्चाई के बारे में भ्रम पैदा हो जाना। दोस्तों, तथ्य की भूल का तात्पर्य है कि मस्तिष्क में किसी तथ्य के बारे में भ्रम पैदा होना, उसकी सच्चाई के बारे में भ्रम पैदा हो जाना। तो हम इसको दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि वाकई में तथ्य की भूल क्या है। दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए वास्तव में विधि द्वारा आबद्ध नहीं है, लेकिन वह अपने आप को विधि द्वारा यदि आबद्ध समझता है कि तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझता है कि वह उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, तो ऐसी दशा में हम इसको दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए न्यायालय के ऑफिसर यक्स को गिरफ्तार करने के लिए आदेशित किया जाता है। तो हमने देखा न्यायालय का ऑफिसर यक्स को गिरफ्तार करने के लिए आदेशित किया जाता है। तत्पश्चात ये सम्यक जांच करता है। सम्यक जांच के पश्चात ये सद्भावपूर्वक यह विश्वास करता है कि बाई नामक व्यक्ति ही एक्स है। तो ये सम्यक जांच करता है, इसके बाद सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि बाई नामक व्यक्ति ही दोस्तों एक्स है। तो इस दशा में क्या होगा कि न्यायालय का ऑफिसर जो ए होगा, न्यायालय का ऑफिसर ए धारा 76 का लाभार्थी होगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि धारा 76 के दृष्टांत में न्यायालय के ऑफिसर जो ए था, वो एक्स को गिरफ्तार करने के लिए आदेशित किया जाता है और बाई नामक व्यक्ति को सम्यक जांच के पश्चात सद्भावपूर्वक यह विश्वास करता है कि जो बाई है वह ही एक्स है। तो ऐसी दशा में धारा 76 का वह लाभार्थी होगा। तो हमने दृष्टांत को समझा। इसके पश्चात हम धारा 76 के एसेंशियल एलिमेंट्स को देखेंगे कि कोई व्यक्ति आपराधिक मामलों में मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक अच्छा बचाव हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें निम्नलिखित बातों को स्पष्ट करना होगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। धारा 76 आपराधिक मामलों में अच्छा बचाव है, लेकिन निम्नलिखित बातें साबित करनी होगी। निम्नलिखित बातें साबित करनी होगी। दोस्तों, आपराधिक मामलों में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं इस बात को साबित करना होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर होता है। साबित करने का जो भार होता है वह अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर होता है कि अगर वो किसी बात का लाभ लेना चाहता है, जनरल एक्सेप्शन का लाभ लेना चाहता है, तो उसे साबित करना होगा। लेकिन सामान्य प्रक्रिया में हमने देखा, जब कोई अपराध किसी अभियुक्त पर लगाया जाता है तो अभियोजन पक्ष के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ अभियोजन पक्ष के ऊपर होता है कि अभियोजन पक्ष ये साबित करे
लेकिन इन मामलों में अगर साधारण अपवाद का व्यक्ति लाभ लेना चाहता है, अभियुक्त लाभ लेना चाहता है, तो ऐसी दशा में अभियुक्त के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। तो हम देखते हैं कि निम्नलिखित तत्व कौन से हैं। भूल इस प्रकृति की होनी चाहिए दोस्तों, भूल इस प्रकृति की होनी चाहिए, इस प्रकृति की हो, इस प्रकृति की हो कि वास्तविक परिस्थितियां, कि संभावित परिस्थितियां वास्तविक होती तो आपराधिक दायित्व से हमें बचा देती। तो भूल किस प्रकृति की होनी चाहिए? भूल इस प्रकृति की होनी चाहिए कि संभावित परिस्थितियां वास्तविक होती तो वो आपराधिक दायित्व से हमें बचा देती हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा, भूल वैध कार्य के संबंध में होना चाहिए, वैध कार्य के संबंध में होना चाहिए। तो हमने देखा कि भूल जो है वैध कार्य के संबंध में होना चाहिए और सद्भाव पूर्वक हो, सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। तो दोस्तों देखा हमने इसके दूसरे एलिमेंट्स को कि भूल जो है वैध कार्य के संबंध में होना चाहिए और सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। इसका तीसरा आवश्यक तत्व हम देखते हैं। तीसरा, भूल जो है दोस्तों तथ्य की भूल होना चाहिए। भूल तथ्य के बारे में होना चाहिए, ना कि विधि के बारे में। विधि के बारे में। तो दोस्तों हमने देखा अगर कोई अभियुक्त धारा 76 का लाभ लेना चाहता है तो ये सारी अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए, ये सारे तत्वों को पूरा होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को धारा 76 का लाभ नहीं प्राप्त होगा। इस संबंध में हम कुछ मामलों को देखते हैं, कुछ केस स्टडी देखते हैं ताकि धारा 76 के बारे में और स्पष्ट रूप से समझ में आए। दोस्तों इंपरर बनाम गोपालिया, बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला है दोस्तों। तो इसमें इस प्रकरण में क्या होता है, इस प्रकरण में पुलिस अधिकारी जो होता है वो बाई को सम्यक जांच के पश्चात बाई को एक्स समझकर गिरफ्तार कर लेता है। वो सद्भाव पूर्वक पुलिस अधिकारी जो होता है सम्यक जांच के पश्चात सद्भाव पूर्वक बाई को एक्स समझकर गिरफ्तार कर लेता है। तो इसमें देखा गया कि जो पुलिस अधिकारी है वह धारा 76 का लाभार्थी होगा। तो हमने देखा पुलिस अधिकारी धारा 76 का लाभ ले सकता है। इसके अगले क्रम में हम दूसरा मुकदमा देखते हैं। आर बनाम प्रिंस का मामला। आर बनाम प्रिंस, दोस्तों ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप लोग इसको विशेष तरीके से देखिएगा कि उसमें पूछ लेते हैं ये केस किससे रिलेटेड है। तो आप देखिए दोस्तों, आर बनाम प्रिंस का घटनाक्रम क्या था उस पर नज़र डालते हैं। तो इसमें प्रिंस जो था, प्रिंस ने एक 16 वर्षीय
16 वर्षीय लड़की को उस विधिपूर्ण संरक्षता में से 16 वर्षीय लड़की को उसके पिता के विधिपूर्ण संरक्षकता में से भगा ले गया था। दोस्तों इसमें क्या हुआ कि 16 वर्षीय लड़की को उसके पिता के विधिपूर्ण संरक्षता में से भगा लिया गया था। तो इसमें ये आरोप था। तो इस मामले में देखा तो प्रिंस का तर्क दोस्तों ये था कि उसे ये ज्ञात था कि लड़की की उम्र 18 वर्ष है। तो यहाँ पे प्रिंस का जो तर्क था प्रिंस के तर्क को नकार दिया गया और ये कहा गया कि प्रिंस व्यभिचार के अपराध का दोषी होगा। प्रिंस ने अपराध किया है और प्रिंस पर व्यभिचार के अपराध का दोषी होगा। व्यभिचार के अपराध का दोषी माना गया क्योंकि 16 वर्षीय लड़की को 18 वर्षीय समझना दोस्तों अपराध की श्रेणी में आता है। तो हमने देखा कि प्रिंस को व्यभिचार के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। इसके तीसरे मामले में आर बनाम टाल्सन का मामला, ये भी कई बार प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसको भी हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। आर बनाम टाल्सन का मामला दोस्तों, श्री टाल्सन और श्रीमती टाल्सन का विवाह सन 1880 में हुआ था। उसके एक वर्ष पश्चात श्री टाल्सन ने श्रीमती टाल्सन को त्याग दिया। दोस्तों इस केस में क्या हुआ कि एक वर्ष पश्चात वो त्याग देते हैं। उसके पश्चात श्रीमती टाल्सन उसके कुछ समय पश्चात श्रीमती टाल्सन ने श्री टाल्सन के बारे में बहुत जानकारी की और पता चला कि किसी अमेरिका जाने वाले जहाज़ से उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने अपने आप को विधवा मानकर सन 1887 में पुनर्विवाह कर लिया। तो हमने देखा 1887 में पुनर्विवाह दोस्तों कर लिया और पुनर्विवाह करने के पश्चात श्री टाल्सन वापस आते हैं और अपनी पत्नी के ऊपर बाइगेमी का मुकदमा चलाते हैं। तो इसके पश्चात वो बाइगेमी का जो मुकदमा चलाते हैं तो न्यायालय ने धारण किया कि यहाँ पर श्रीमती टाल्सन जो हैं वो बाइगेमी के अपराध के लिए दोषी नहीं होंगी क्योंकि उनने सम्यक जांच के पश्चात उस पर जानकारी की कि अमेरिका जाने वाले जहाज़ से श्री टाल्सन की मृत्यु हो गई है। तो तत्पश्चात उन्होंने अपने आप को विधवा मानकर पुनः विवाह कर लिया। तो श्रीमती टाल्सन जो है बाइगेमी के अपराध के लिए दोषी नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो है तो हमने दोस्तों देखा, हमने इसकी परिभाषा को देखा, उसके पश्चात दृष्टांत को देखा और उस पर तो दोस्तों यदि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आपको बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।